ओके, दिस इज़ क्लिप नंबर 2 ऑफ वीक 12 असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्ट्रिंग ऑपरेशंस की, हम बात कर रहे थे और अभी हम एक प्रॉब्लम को इन बिटवीन हमने अभी कंप्लीट करना है। वो इन बिटवीन हमारी रह गई थी कि हमने एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में कंटेंट को मूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मूव स्ट्रिंग बाइट। जैसे हमें नाम से ज़ाहिर हो रहा है, तो हम इसे वर्ड में इस्तेमाल नहीं कर सकते चूँकि इसका नाम भी हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास क्या है, मूव स्ट्रिंग बाइट। अच्छा, अगर इसके हम सिंटैक्स को देखें तो इसमें भी हमारे पास इस इंस्ट्रक्शन में हमें कोई कंटेंट नज़र नहीं आ रहा, सॉरी ऑपरेंड नज़र नहीं आ रहा। ये विदाउट एन ऑपरेंट ही है और ये काम क्या करेगी, कैसे करेगी, हम ज़रा देखते हैं। बेसिकली इसके काम करने का तरीका ये है कि इसका जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है, हमारे पास जो सोर्स स्ट्रिंग होती है, उसका जो एड्रेस होता है वो डेटा सेगमेंट रजिस्टर और सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, जिसमें ऑफसेट वैल्यू होती है। इसमें हमारे पास सेगमेंट नंबर होता है और इसमें हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ऑफसेट वैल्यू होती है। ये मिलकर हमारे पास एड्रेस बनाते हैं, किसके लिए, फॉर सोर्स। ठीक है, और ये लेके कहाँ पर जाता है, जहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है, ये हमें सेगमेंट नंबर देता है और डेस्टिनेशन इंडेक्स जो है वो हमें क्या बताता है, उसकी ऑफसेट। तो इसमें आप कंफ्यूज आई होप कि कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि एस आई का मतलब ही सोर्स इंडेक्स है और जहाँ पर डेटा ने जाना होता है डेस्टिनेशन, यानी वो डेस्टिनेशन इंडेक्स को पॉइंट करता है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कैसे काम करेगा, अगर हमने बाइट को मूव करना है तो हमारे पास जो एस आई और डी आई है ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होते हैं। ये इंक्रीमेंट तब होंगे जब मेरे पास डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू ज़ीरो होगी, जो थोड़ी देर पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, कि हमारे पास अगर हमारे पास सी एल डी हम कर लेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिफर हो जाएगी, यानी ज़ीरो हो जाएगी और ये फिर हमारे पास लेफ़्ट टू राइट रीड होंगे। लेकिन अगर हम एस टी डी कर देते हैं तो एस टी डी में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी और इन दैट केस हम राइट टू लेफ़्ट को डेटा को रीड करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली होंगे, यानी हम पॉजिटिव डायरेक्शन में एड्रेसेस की जाएंगे अगर डी एफ की वैल्यू ज़ीरो है, और ऑटोमेटिकली एस आई और डी आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट होगी अगर हम क्या करेंगे, हमारे पास डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू वन होगी। ठीक है, अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है, हम अगर अज्यूम करें कि हमारे पास सोर्स जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग वन है और हमारे पास डेस्टिनेशन क्या है, स्ट्रिंग टू। तो इसके लिए हमें कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस को हमें डालना पड़ेगा। अच्छा, जैसे हमने ये चीज़ें बताई हुई हैं तो इस पर हमने ज़रा फोकस करना है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर जब कोड लिखना शुरू करेंगे, आपको याद होगा जब भी हम कोड लिखते थे और जब भी हम वेरिएबल लिखते थे, तो जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे उसके लिए हम ये दो लाइन्स लिखते थे, क्योंकि हमारे जो सेगमेंट नंबर होता था, सेगमेंट नंबर वो डेटा सेगमेंट में होता था। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी एक और सिचुएशन अकर आई है, और वो सिचुएशन ये है कि हमारे पास डेस्टिनेशन जो है जहाँ पर हमने स्ट्रिंग को मूव करना है, वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेगमेंट की बेस पर होती हैं। तो हमें एक और लाइन ऑफ कोड भी देना पड़ेगा और उसकी मैंने रीज़न आपको बता दी है, बिकॉज हमारे पास डेस्टिनेशन का जो सेगमेंट नंबर होता है वो ई एस में होता है और ऑफसेट वैल्यू उसकी कहाँ पर होती है, डी आई में होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और लाइन लिखनी पड़ेगी, ये वाली लाइन। ठीक है, और इसमें हम ए एक्स को कहाँ पर मूव करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सेगमेंट में। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम डेटा एक्स्ट्रा सेगमेंट में डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हम डेटा एक्स्ट्रा सेगमेंट में बेसिकली डिक्लेयर नहीं कर रहे, या हम उसकी मेमोरी का, एक्स्ट्रा सेगमेंट वाली मेमोरी का हिस्सा हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये सेम ही हमारे पास सेगमेंट नंबर है जो यहाँ एट डाटा से आया है, हम सिर्फ सोर्स के लिए डी एस में डाल रहे हैं और वही सेगमेंट नंबर हम ई एस में डाल रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ ये लाइन आपको ये बता रही है दोनों सेम सेगमेंट को, डेटा सेगमेंट को ही पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए डेस्टिनेशन के लिए यूज़ होगा और ये आपके लिए किसके लिए यूज़ होगा, सेल्स में। दोनों में हमारे पास क्या है, सेम सेगमेंट नंबर है, यानी ए एक्स में जो हम दोनों में सेम जा रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि हमारे पास जो इनके एड्रेसेस हैं, मेमोरी के एड्रेसेस, वो हमारे पास सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स में कैसे आएंगे। तो उसके लिए आपको पता है कि हम एक इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, लोड अफेक्टिव एड्रेस। ये इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसका काम ये होता है कि ये हमारे पास जो फिज़िकल मेमोरी का इंस्ट्रक्शन होती है, उसका जो एड्रेस होता है, फिज़िकल एड्रेस जो होता है हमारे पास किसी भी वेरिएबल की,
वो आपके पास डेस्टिनेशन में मूव कर देती है। ठीक हो गया। सिमिलरली यहाँ पर जब हम लोड अफेक्टिव एड्रेस करेंगे स्ट्रिंग 1 ऐसा, इसका मतलब ये होगा कि जहाँ पर भी मेमोरी में स्ट्रिंग 1 डिक्लेयर हुई है उसका फिजिकल एड्रेस कहाँ पर आ जाएगा, सोर्स इंडेक्स में आ जाएगा। सिमिलरली टू गेट द फिजिकल एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग 2 हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे स्ट्रिंग 2 का जो हमारे पास फिजिकल एड्रेस है विद हेल्प ऑफ लोड अफेक्टिव एड्रेस हम DI में मूव कर देंगे। अब बेसिकली हमारे पास ये चीज़ भी तैयार हो गई है और हमारे पास ये भी चीज़ तैयार हो गई है। अब एक और हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमने डेटा की जो डायरेक्शन है रीड करने की वो हमने लेफ़्ट टू राइट करनी है या राइट टू लेफ़्ट करनी है। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में करनी है यानी लेफ़्ट टू राइट करनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्लियर डायरेक्शन फ्लैग। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो DF की वैल्यू है वो क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है। अब मेरा प्रोसेसर जो है, चूँकि DF मेरे प्रोसेसर का कंट्रोल फ्लैग है, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी लेफ़्ट टू राइट डेटा को रीड करेगा, क्योंकि हमने यही कहा था कि हमारे पास कंट्रोल फ्लैग एक ऐसा फ्लैग होता है जिसकी बेस पे हमारे पास प्रोसेसर किसी कुछ ख़ास किस्म की प्रोसेसिंग करता है। और DF के साथ एसोसिएशन ये है कि अगर वो ज़ीरो होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर DF 1 होगा तो वो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा। अच्छा, जब हम ये करेंगे मूव SB तो ये क्या करेगा, पहली बाइट क्या है, यानी पहली बाइट हमारे पास जो एज है वो हमारे पास कहाँ पर आ जाएगी, हमारे पास इधर आ जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को हम बेहतर समझ सकेंगे कि अगर हम यहाँ पर ये एक देखें कि हमारे पास ये कैसे काम करता है, क्योंकि हमें अगर ये चीज़ समझ आएगी तो फिर फर्दर हमारे लिए कॉन्सेप्चुलाइजेशन और विजुअलाइजेशन जब भी हम प्रोग्रामिंग करते होंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। हमारे पास जो फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रिंग 1 था जिसमें हमारे पास ये था, तो उसमें हमने क्या किया कि हमारे पास इस लोकेशन पे एक एज रिज़र्व हो गया, एक बाइट, फिर हमारे पास सेकंड कंसेक्टिव लोकेशन पे ई, एंड दिस इज़ हाउ ये हो गया। ठीक हो गया। सिमिलरली हमारे पास स्ट्रिंग 2 जो है वो एक सेपरेट वेरिएबल है, तो फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि उसका एड्रेस इट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो कहीं रैंडमली क्रिएट हो गया। ठीक हो गया, ये हमें समझ आ गई। अच्छा, अब होगा क्या कि जब हमने क्या कर दिया, लोड अफेक्टिव एड्रेस ये कर दिया, SI स्ट्रिंग 1 कर दिया, तो SI में बेसिकली क्या हो गया, ये वाला एड्रेस जो था, जो स्टार्टिंग एड्रेस था, ऑफसेट वैल्यू वो आ गई हमारे पास इधर। अच्छा, और हमने जब कर दिया लोड अफेक्टिव एड्रेस DI तो हमारे पास क्या हो गया, ये आ गया। और हमने CLD कर दिया तो दिस मीन्स कि हमारे पास डायरेक्शन फ्लैग ज़ीरो है, तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। तो अब जब ये फर्स्ट मूव स्ट्रिंग बाइट होगा, मूव SB होगा, तो इस लोकेशन पे यानी इस एड्रेस पे जो भी बाइट पड़ी होगी, क्योंकि इट्स अ बाइट, वो कहाँ पर मूव हो जाएगी, वो आपके पास मूव हो जाएगी उस लोकेशन पर जहाँ पर DI मूव करता है। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि हमारे पास सोर्स ये होगा, यानी ये वाली वैल्यूज़, सॉरी ये वाली वैल्यूज़, और डेस्टिनेशन हमारे पास ही होगा। जो हमारे पास DI का जहाँ पर भी हम उसे बताएंगे वो वहाँ पर हो जाएगा। चूँकि हमारे पास CLD है तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा। जब मैं दोबारा करूँगा तो अब मेरे पास सोर्स इंडेक्स में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये मेरे पास 0 to 101 आ जाएगी यहाँ पर। और मेरे पास DI भी, क्योंकि मेरा डायरेक्शन फ्लैग ज़ीरो है, तो उसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 401 आ जाएगी। तो सिमिलरली E इस पे चला जाएगा। तो अभी हमने ये सिर्फ 2 दफ़ा किया है, तो हमारे पास 2 दफ़ा स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। हम अभी करके भी देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब हमारे पास इंक्रीमेंट होगा, जैसे हमने यहाँ पर कहा, ये अब हमारे पास +1 हो गया। ये जो चीज़ हमने कही हुई ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड बिकॉज DF इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो अब हमारे पास ही हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट उसमें हमारे पास क्या होगा, जब हम सेकंड मूव SB करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर E हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ हमारे पास मूव स्ट्रिंग बाइट काम करती है। वेरी सिंपल है, हमारे पास होती है। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो यहाँ पर स्ट्रिंग था इट कंसिस्ट ऑफ 5 करेक्टर्स। तो मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, मुझे 5 दफ़ा मूव स्ट्रिंग बाइट करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक रिपीट प्रीफिक्स है। रिपीट प्रीफिक्स को देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। ठीक हो गया। इसमें बहुत सिंपल है, ये वही एग्ज़ाम्पल है। इसमें हमने सिंपल क्या कर दिया है कि हमारे पास हमने जो नंबर ऑफ़ टाइम्स हमने CX में नंबर ऑफ़ टाइम्स हमने रिपीट करना है, यानी स्ट्रिंग को मूव करना है, सिंपली हम वो वैल्यू जितनी भी हमने मूव करनी है वो वाली वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे CX में। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो हमने स्ट्रिंग किया हुआ था
किधर किया जी, ये हमने किया था, ये 5 करेक्टर्स पर थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 5 कर दिया। इट्स अप टू यू अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, आप जितना भी करना चाहें। और फिर यहाँ पर आपने सिंपली मूव स्ट्रिंग बाइट से पहले आपने रिपीट प्रीफिक्स, नाम से ज़ाहिर हो रहा है प्रीफिक्स है यानी पहले आएगा, तो आप लिख दें और उतनी आपके पास क्या होगा, उतने नंबर ऑफ़ टाइम्स मूव स्ट्रिंग बाइट काम करेगी और आपके पास हो जाएगा, यानी हमारे पास ये कंप्लीट जो है ये फिलअप हो जाएगी अगर हम ये करेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू। यहाँ पर हमारे पास वीक नंबर 12 का क्लिप नंबर 2 एंड होता है। थैंक यू।